सुप्रीम कोर्ट का कहना है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट लेकर जाता है और उसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो पुलिस वाले की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि एफआईआर रजिस्टर करे, उसके बाद मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। जैसा इन्होंने बताया कि इसमें उन लोग जो आरोपी हैं उन लोगों ने बहुत ही हीनियस क्राइम कमिट किया है। जैसा कि उन्होंने बताया प्रेग्नेंट होने के बावजूद उनके पेट पर लात मारना, बाकी सारी चीज़ें जो है बहुत ही हीनियस क्राइम होता है हमारे यहाँ देखने जाए तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले पुलिस को एफआईआर लेना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, जो कि पुलिस नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके पीछे जो आरोपी है वो बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल है और उनका हमेशा का ये कारोबार रहा है ये सारे गुनाह करने का, जिसके भयभीत होकर पुलिस भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले नहीं रही है। देखो, शिकंजा की तो दूर की बात है। सबसे पहले तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट एफआईआर दर्ज नहीं कराई अभी तक। 3 साल से हमने नए बोल के 50 से 60 कंप्लेंट इस आरोपी के और इसके पूरे गिरोह के खिलाफ हम लोग ने कर दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे 1-2 बार स्टेटमेंट लिए, लेकिन उसके बावजूद कोई भी एफआईआर रजिस्टर अभी तक हुई नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास एक ही प्रावधान होता है जो है कोर्ट में हम लोग ने केस फाइल किया है। कोर्ट से हमें ऐसी अपेक्षा है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। सर, अभी तक कितने लेटर वर्क किए हैं आपने, क्या क्या धारा उसमें है? 50 से भी ज़्यादा, जिसमें 354, 307, 324 ऐसे और NDPS एक्ट के तहत बहुत सारे उसमें हम लोग ने ऐसे कंप्लेंट किए हैं, लेकिन उस पर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई की नहीं गई है। सर, आरोपी का हम बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरह का बैकग्राउंड है आरोपी का? आरोपी तो देखने गया तो अभी जो संदिग्ध उन्होंने मैंने जो उसमें दिया है बहुत ही खतरनाक किस्म के आरोपी इसमें, और इनका पूरा सिर्फ वो आरोपी नहीं, इनका सारा गिरोह इसमें शामिल है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सर, आपके तरफ से क्या दलील पेश की गई थी? हमने ACP, DCP, CP और सीनियर पुलिस स्टेशन इसमें सब में केसेस की है, वहाँ से हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसके लिए हम अभी न्यायालय में केस दर्ज करिए। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि जैसे अभी वकील साहब ने प्रशांत जौहरे जी ने बताया कि पिछले 3 सालों से वो लोग यहाँ पर लेटरबाजी कर रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में। आपको मैं याद दिला दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट लेकर जाता है और उसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो पुलिस वाले की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि एफआईआर रजिस्टर करे, उसके बाद मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। जैसा इन्होंने बताया कि इसमें उन लोग जो आरोपी हैं उन लोगों ने बहुत ही हीनियस क्राइम कमिट किया है। जैसा कि उन्होंने बताया प्रेग्नेंट होने के बावजूद उनके पेट पर लात मारना, बाकी सारी चीज़ें जो है बहुत ही हीनियस क्राइम होता है हमारे यहाँ देखने जाए तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले पुलिस को एफआईआर लेना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, जो कि पुलिस नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके पीछे जो आरोपी है वो बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल है और उनका हमेशा का ये कारोबार रहा है ये सारे गुनाह करने का, जिसके भयभीत होकर पुलिस भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले नहीं रही है। और अब इसके बाद इन्होंने जैसे यहाँ की पुलिस स्टेशन में कोई भी एफआईआर नहीं ली तो उन्होंने प्रोसीजर के हिसाब से जो हमारी कानूनी प्रोसीजर है उसके हिसाब से हायर अथॉरिटी को भी दी, तो हायर अथॉरिटी को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी लिया नहीं इस बारे में संज्ञान। इसलिए अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट कोर्ट में हम आए हैं। कोर्ट से हमारी यही दरख्वास्त है कि एक लेमैन, एक मामूली आदमी जो पुलिस स्टेशन जाता है अपनी शिकायत लेकर, वहाँ उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो कोर्ट उस मैटर का संज्ञान ले और उसमें जो भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि एफआईआर करने का ऑर्डर का डायरेक्शन दे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन को एफआईआर रजिस्टर करे और जो आरोपी है इनके पीछे उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उनके ऊपर एक्शन दे। मेरा कारण ये है कि एक आरिफ शेख बंदा है नाम का, जो मतलब हमारा 3 साल पहले मैं उसको भाई बोलती थी, फिर उन्होंने वो थोड़ा कहते हैं ना माफिया टाइप है, ड्रग्स डीलर है, उसने हमें मुझे और मेरे मिस्टर को भी इस नशे की दुनिया में डाला था। उसके बाद कुछ कारण हुआ था, मैंने उसे हटा दिया था, मुझे नहीं चाहिए था वो भाई, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, इनको भी घर से भगा दिया था, बार बार मारने की धमकी दे रहा था। तो हमने बहुत सारे केसेस भी किए, पुलिस स्टेशन भी गई मैं 2 बार, एक बार फिजिकल भी गई मैं, फिजिकल जाके मैंने इनके ऊपर फिर से जहाँ पे ये हुआ है ना कांड परसों, वहाँ पे एक बार और अगस्त में 2020 में वहाँ पे उसी बंदे ने इनको 10 लड़कों के साथ लेके मारा था। तो मैं गांव में थी क्योंकि मैं यात्रा पे रहती हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रह सकती। तो मैं वहाँ से आने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने सारा बात वहाँ पे जो थे, जो लेडीज़ थी, उसने मुझे 2 घंटा बैठ के सारा बात पूछा। मैंने 2 घंटे तक उनके सब अच्छे गंदे सब सवालों के जवाब दिए।
उन्होंने ये तक मुझसे पूछ लिया कि तुम कितनी बार सोई हो, कितनी बार उठी हो, तुम्हें कब पता चला तुम्हारा बच्चा है या तुम्हारा दुश्मनी है, ये सारी बात थी। उसके बाद मैं वहाँ से मैंने वकील के साथ गई थी और मेरे साथ 2-3 महिला मंडल भी थी, लेकिन उसके बाद वो FIR कॉपी अचानक से गायब कर दी गई, वो उसका कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद हमने फिर कोर्ट में केस किया, उसके केस के बाद 1 तारीख नवंबर में, दिसंबर में, ऐसे अब तक कम से कम 15 से 20 तारीख पड़ चुकी है, वो आज तक वो बंदा आया नहीं है, मतलब कोर्ट में नहीं आया है। तो आप जब 2020 में गई थी तो FIR ले ली गई थी पुलिस वालों? FIR लिखी गई थी मेरे सामने, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो कॉपी गायब कर दी, बोलो वहाँ पे कुछ एक्शन ही नहीं लिया गया उस बात में। 2-3 बार मेरा वकील गया, वो गए, कोई कॉपी नहीं। वो आपको मेरा वकील भी बताएगा आपको ये बात। जी, उनका बैकग्राउंड किस तरह से है, जो आसिफ और उसके साथ आरिफ, वो किस तरह के बैकग्राउंड के लोग इनका मतलब बैकग्राउंड कैसा है, जब मुझसे मिलाया गया था तो एज ए सेफ्टी के लिए, मतलब मेरा कैसा नाम है वो है, तो सेफ्टी के हिसाब से मिलाया गया था। और कुछ कारणों से उन्होंने मुझे नशे की दुनिया में डाल दिया था, क्योंकि कहते हैं ना, मैं यात्रा पे जाती थी, बहुत ज़्यादा जाड़ी थी, ये सब करके माइंड में डाला गया था कि आप पतले हो सकते हैं ना, ऐसा पाउडर। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, वो किस तरह का नशा है। बाद में उन्होंने उस नशे की दुनिया में थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लोग मारने आ रहे, ये आ रहे। उसके बाद वो सेफ्टी के हिसाब से आया था, और उनका पूरा बैकग्राउंड ही मतलब माफिया का ही है, वो यही काम करता है, ड्रग्स, गांजा, हीरोइन, ये लोगों को बेचते हैं। लेकिन उसने मुझे इतनी बुरी तरह से नशे में डाल दिया था ना, उसके बाद मतलब कुछ 5-6 महीना ही ये कांड चला। उसके बाद 2020 में 18 मार्च को उन्होंने सबसे पहले इनको हटाया। मतलब ये मुझे बचा रहे थे उस नशे की दुनिया से, इन्हें नहीं था, इन्हें ये था कि ये मुझे बचाने आए थे। तो एक होता है ना, एक रिलेशनशिप, एक अटैचमेंट, उसकी वजह से इन्हें नहीं जम रहा था। ये कह रहे थे मर जाएगी, 3 बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे, मत करो। उसको वो बात खली, क्योंकि सीधी बात है, आज डेली का 10 से 15 ग्राम आदमी को दिया जा रहा है, नशे की लत डाली जा रही है। मेरा नाम विलास है, मैं इनको बहन मानता हूँ। क्या उस दिन जो मामला हुआ था, लड़ाई मारपीट का मामला हुआ था, उस दिन क्या साथ में थे, क्या कुछ देखा था आपने? हम लोग साथ में थे, हम लोग जा रहे थे, हमारे रास्ते से जा रहे थे। दीदी को लोग ने देखा नहीं, दीदी ने उनको देखा, तो दीदी बोलती उधर जाके आते अपन, बार बार कोई की बार सॉल्व कर देते। तो उधर हम लोग गए, रुके, तो दीदी नीचे उतरी। तो हरीफ शेख को ने उनको बात कर रही थी, तो बात करते करते हरीफ शेख नज़दीक आ रहा था। तो उतने में मैं थोड़ा साइड में था, दीदी के साइड में था, तो गाली वाली दिए, तो उन्होंने सामने से गाली दिया, फिर दीदी ने भी गाली वाली दिया। तो बाद में वो लोग हाथापाई पे आ गए, सीधा दीदी को गाली वाली देने लगे। तो मैं बीच में, तब तक गाली दिए, तब तक जीजा भी नीचे उतर गए। तो फिर हम लोग साइड में हो गए, तो जीजा के ऊपर सीधा हमला कर दिया। तो 3-4 उनके हाथ में कोई हथियार था? नहीं, हथियार इधर कुछ नहीं था। हाँ, तो ये बोल रहे कि आप कैसे देख रहे, क्या बार भाई से पंगा लेता है, किसी को उल्टा होता है, तो दुश्मनी निकलता है वो। थोड़ा जोर। उस दिन आपने क्या देखा था, रात में जो भी हुआ था? जो विलास भाई ने बताया वही देखा था। हम लोग जा रहे थे तो दिख गया दीदी को, तो दीदी बोले ले लो, तो हम लोग रुक गए। तो दीदी बात कर रहे थे उनसे, तो उसने गाली दिया दीदी को, तो दीदी ने भी गाली दी। तो गाली देते देते दीदी ने बोले कि मैं वीडियो निकाल, तो वीडियो निकाल रहे थे दीदी। तो ये लोग आरिफ शेख दीदी के पास आ रहा था, तो विलास भाई दीदी के साथ में थे। तो प्रदीप भाई नीचे उतरे, तो मैं उनके बाजू में था, तो उन्होंने डायरेक्ट आ गया, आरिफ आंख पे आ रहा था, तो हम लोग उसको पकड़ रहे थे। तो बोले भाई मार रहा है क्यों, तो उल्टा बोल रहा था हम लोग, तो गाली गलौज कर रहा था। तो प्रदीप भाई को अचानक से धक्का दिया, तो वो गिर गए। गिरने के बाद फिर दीदी बीच में आए, तो दीदी को भी पेट में लग गया था। तो दीदी को विलास भाई साइड पे लेके जा रहे थे, फिर हम लोग सबको छुड़ाए, तो वहाँ से हम लोग निकल गए। ये आरिफ का बैकग्राउंड किस तरह का है, क्या कारोबार है? और मेन तो एक बात और है थोड़ा सा, कि अगर ये जैसे ये दोनों थे, मैंने वो भी वहाँ पे देखा कि ये जैसे मेरे साथ खड़े हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई ब्लू शर्ट वाला आदमी था, उन्होंने इनको डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम जाओ, मतलब कोई मदद करने आ भी रहा है हमारी, तो उनको हटाया जा रहा है कि आप जाओ यहाँ से, इसको बोल देंगे, उसको बोल देंगे। और ये क्या है, कोई मदद भी नहीं कर सकता, बीच में मत आओ। बीच में मत पड़ो, मतलब क्या है कि हमारी बहन है, इनको भगाया रहे कि तू बीच में से जाओ मत, और इनको बाहर जैसे निकले, सीधी बात है, तो इनके ऊपर हाथापाई क्यों शुरू किया, मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो बंदे को क्या जरूरत था। भाई बहन माना है तो बहन का रक्षा करना हमारा फर्ज है ना, राखी बांधते हैं हम, तो हम फर्ज करेंगे।